A very warm welcome to everybody. So, nationalist movements in Indochina, chapter number 2 का next part हम आज cover करेंगे and I'll try कि I'll explain you this in a very simple language. इस part का नाम है The Vision of Modernization, right? So, French colonialism was resisted at many levels and in various forms. जो फ्रेंच कोलोनियलिज्म है यानी कि जब फ्रेंच रूल करते थे वियतनाम को, उस प्रोसेस को, वो जो चीज़ थी कोलोनियलिज्म कहते हैं उसको. तो जब फ्रेंच रूल करते थे वियतनाम को, वियतनाम ने बहुत कोशिश की उनके रूल को रेजिस्ट करने की, यानी कि उनको वापस भेज देने की, उनके कल्चर में अडॉप्ट अपने आप को ना करने की बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह कोशिश की. But all the nationalists had to grapple with one set of questions: what is it to be modern? लेकिन हर नेशनलिस्ट को, यानी कि हर वियतनामीज़ जो आज़ादी चाहता था फ्रेंच से, वो इस क्वेश्चन के पीछे भागता था कि मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है, मॉडर्न होने का मतलब क्या होता है. क्या इसका मतलब ये होता है कि हम देश प्रेमी बने? क्या मॉडर्न का मतलब ये है कि अगर हमको अपने कंट्री से प्यार है तो हम मॉडर्न हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हम वेस्ट को कॉपी कर लें तो हम मॉडर्न बन जाएंगे? क्या मॉडर्नाइजेशन ये है कि अगर हम सिविलाइजेशन ले आएँ, डेवलपमेंट ले आएँ तो हम मॉडर्न हो जाएंगे? तो इन ऑर्डर टू बी मॉडर्न वॉज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी था टू रिगार्ड ट्रेडिशन एज बैकवर्ड एंड रिजेक्ट ऑल अर्लियर आइडियाज़ एंड सोशल प्रैक्टिसेस? जो वियतनामीज़ लोग थे वो ये सोचते थे कि क्या मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब है कि हम अपना ट्रेडिशन भूल जाएं, अपने कल्चर को बैकवर्ड कहें, सारे अर्लियर आइडियाज़ और सोशल प्रैक्टिसेस को हम रिजेक्ट कर दें? क्या ये होता है मॉडर्नाइजेशन? Was it necessary to consider the West as the symbol of development and civilization and try and copy the West? क्या ये ज़रूरी है कि हम वेस्ट को एक आइडल मैन या एक आइडल, जैसे एक पिक्चर होती है ना आइडलिज्म की तरह, लेके वेस्ट की तरह ही बनना है? ऐसा क्यों है मॉडर्नाइजेशन का मतलब? ऐसा मॉडर्न का मतलब ये क्यों है? क्या है मॉडर्न का मतलब? डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड टू सच क्वेश्चंस. बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने, थिंकर्स ने, पीपल ने अलग अलग आंसर्स दिए इस क्वेश्चन को कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है. कुछ इंटेलेक्चुअल्स का मैंने आपको मतलब बताया था, मतलब कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत खुले विचारों वाले होते हैं. सम इंटेलेक्चुअल्स फेल्ट दैट वियतनामीज ट्रेडिशन हैड टू बी स्ट्रेंथेंड टू रेजिस्ट द डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट, while others felt that Vietnam had to learn from the West while opposing foreign domination. क्या बोला, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो लोग थे वो कहते थे कि वियतनाम के ट्रेडिशंस को हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए. क्यों स्ट्रेंथन करना चाहिए? ताकि हम वेस्ट से डोमिनेट ना हो पाएँ, यही कारण है. ठीक है. While others felt that Vietnam had to learn from the West. लेकिन कुछ लोग कहते, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये कहते थे कि वियतनाम को वेस्ट से लर्न करना चाहिए. समझ में आया? दो तरह के लोग हैं यहाँ पर. एक लोग क्या कह रहे हैं कि वियतनाम का जो ट्रेडिशन है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे. एक कह रहे हैं कि वियतनाम को वेस्ट से लर्न करना चाहिए. ये क्यों कह रहे हैं ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए? ताकि हम वेस्ट के अंडर रूल ना, बस वेस्ट के रूल के अंडर ना आए. ठीक है. जो लोग कह रहे हैं कि वियतनाम को वेस्ट से लर्न करना चाहिए, वेस्ट का मतलब यूके, वेस्ट का मतलब यूएसए, यूरोप. ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट में पड़ता है ना. तो कुछ लोग कहते हैं कि जो वियतनाम है उसको वेस्ट से लर्न करना चाहिए. ये क्यों कह रहे हैं? ताकि अगर हम उनसे लर्न करेंगे तो हम उनसे क्या लर्न करेंगे? अपने विचार रखने. हम उनसे लर्न करेंगे हमारे आइडियाज़ को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, तो हम उससे डोमिनेशन को रेजिस्ट करने में वो हमारा हेल्प करेगा. तो बहुत सारी डिबेट होती थी इसमें कि क्या करना चाहिए असली में. लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ? रेजिस्टेंस टू द फ्रेंच डोमिनेशन वॉज वेरी ऑफन लेड बाय कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट्स हु सॉ देयर वर्ल्ड क्रम्बलिंग. हुआ क्या? सबसे पहले हम मुश्किल शब्द का मतलब देखते हैं. कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट, यानी कि वो स्कॉलर्स जो कन्फ्यूशियन रिलीजन को मानते हैं. हमने पढ़ा था कन्फ्यूशियन रिलीजन क्या होता है. वो रिलीजन जिसमें आप कन्फ्यूशियन जो लीडर थे चाइनीज़, उनकी बातें मानते हैं. वो क्या बोलते हैं? रिश्तों के बारे में बताते हैं. वो बोलते हैं कि किंग ही सब कुछ होता है, उनकी बात आपको माननी चाहिए, है ना. ये सब बातें होती हैं. तो जो कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट थे, यानी कि जो इस धर्म में, जो कन्फ्यूशियन रिलीजन में जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया था, वो जो एक्टिविस्ट थे, जो लोग अपनी आवाज़ उठाते थे, वो लोग कहते हैं कि हमारा वियतनाम जो है वो क्रम्बल हो रहा है. क्रम्बल यानी कि टूट रहा है.
क्यों टूट रहा है? अंडर द डोमिनेशन ऑफ द फ्रेंच, क्योंकि हमको फ्रेंच इस तरह डोमिनेट कर रहा है कि हमारा रिलीजन, हमारा ट्रेडिशन, हमारा देश, हमारी भाषा, हमारे कपड़े, हमारी गेम्स, सब की सब तहस नहस हो रही हैं। तो एक उनमें से कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन में से एक एजुकेटेड इंसान था जिनका नाम था फान बोई चाओ। ये हैं वो, क्या नाम है इनका? फान बोई चाओ। ये जो इंसान थे ना, ये फ्रेंच के बहुत खिलाफ थे। ये कहते थे कि फ्रेंच को हमें रूल नहीं करना चाहिए, ठीक है, फ्रेंच पीपल शुड गो आउट ऑफ वियतनाम, ये बोलते थे। क्योंकि वो क्या थे? नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट यानी कि देश प्रेमी, जो अपने देश से इतना प्यार करता और वो सह नहीं कर सकता कि कोई भी उसको रूल कर रहा है। तो फान बोई चाओ आए, वो एक he became a major figure in the anti-colonial resistance from the time he formed a revolutionary society called as Dui Tan Hoi in 1903 with Prince Quang De as the head। हुआ क्या कि फान बोई चाओ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन गए। किसमें? एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस। एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस मतलब एंटी यानी कि किसी के खिलाफ, कॉलोनियल यानी कि यहाँ पर फ्रेंच की बात हो रही है, रेजिस्टेंस यानी कि उनको रेजिस्ट करने का, उनको वापस भेजने का। तो एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस यानी कि फ्रेंच कॉलोनियल पावर को अपने देश वापस भेज देने की जो लड़ाई थी, उसमें फान बोई चाओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी था, यानी कि जो इंसान रेवोल्यूशन ले आता है ना, जो नदी की धारा बदल देता है, जो अलग सोचता है, वो बोलते हैं। उन्होंने ना एक सोसाइटी फॉर्म किया जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। वियतनाम में लैंग्वेज में, वियतनामीज लैंग्वेज में उसका मतलब होता है दुई तान होई। 1903 में बनाई। और उनके लीडर, इस रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के जो लीडर थे, वो कौन बने जी? वो बने प्रिंस क्वांग दे एज द हेड। कौन बने? प्रिंस क्वांग दे, ठीक है। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया ना क्या लिखा है ये? कि जो फ्रेंच डोमिनेशन के खिलाफ कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट थे, उनमें से एक फान बोई चाओ है। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई जिनका हेड कौन रखा है? प्रिंस क्वांग दे। बस इतना ही हुआ है। जो फान बोई चाओ है, वही जो भी हमने देखे, ये हैं फान बोई चाओ। वो एक चाइनीज़ रिफॉर्मर से मिले जिनका नाम था लियांग कीचाओ। देखो, कुछ नहीं है, जो फान बोई चाओ है वो इनसे मिले। और ये कहाँ के हैं जी? चाइनीज़, ये चाइना के हैं, ठीक है जी। ये इनसे मिले। तो फान बोई चाओ जो हैं वो चाइनीज़ रिफॉर्मर लियांग चाओ से मिले। और कहाँ मिले? योकोहामा में। ये एक प्रोविंस है चाइना में, शायद चाइना वियतनामीज एक में होगा, ठीक है, देख लेना। योकोहामा में मिले 1905 में। जो फान थे, जो हमारे कन्फ्यूशियन स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, ये इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये बुक उन्होंने लिखी। इनमें उन्होंने क्या बोला कि जो वियतनाम है ना, उसने बहुत कुछ खोया है फ्रेंच डोमिनेशन के अंडर, ठीक है। ये इतनी फेमस हुई बुक, इतनी बेस्टसेलर बन गई वियतनाम और चाइना दोनों देशों में, कि इसका एक नाटक बनाया गया, प्ले बनाया गया। इस बुक ने बोला है कि वियतनाम ने दो चीज़ें खोई हैं। फर्स्ट क्या है? लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड सवेयरिंग ऑफ टाइज विद चाइना। यानी सबसे पहला सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है जब हम हमारे डिसीजंस खुद बना सकते हैं, हमारी आज़ादी जो होती है ना, हमारे डिसीजंस बनाने के लिए जो हमें हक होता है, वो खो देना। तो ये जो हमारे फान बोई चाओ है, वो कहते हैं कि सबसे पहले वियतनाम ने सॉवरेनिटी खोई है। दूसरा, उसने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात खोए हैं, यानी कि अपने रिश्ते खोए हैं चाइना के साथ। पहले क्या था, वियतनाम और चाइना ना एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, कपड़े भी सेम पहनते थे, भाषा भी सेम बोलते थे। चाइना एक मॉडल था इनके लिए, मतलब जो भी चाइना करता था वियतनाम वही करता था, ऐसे, ठीक है। टाइज भी खो दिया और सॉवरेनिटी भी खो दी। आपको जरूर आंसर में ज़रूर लिखना ही है, ठीक है। That bound the elites of the two countries with a shared culture. In this double loss, दो चीज़ें लॉस हुई ना, एक टाइज और एक सॉवरेनिटी। That in this double loss that Fan laments, a lament that was typical of reformers from within the traditional elite। वो कहते हैं कि हमारे जो एलीट पीपल थे वो भी चाइना के साथ जुड़े थे, तो एलीट पीपल भी कुछ नहीं कर पाए हमें हेल्प करने में कि हम चाइना के साथ अपना रिश्ता ना खोएं। अब एक और इंसान थे जो फान बोई चाओ यानी कि इनके खिलाफ थे। वो कहते थे कि इनके और इनके, ये है त्रिन, फानचू त्रिन, ये है फान बोई चाओ, इन दोनों के ख्यालात बहुत डिफरेंट थे। दे वर वेरी डिफरेंट, ठीक है जी। ये त्रिन है, ऐसे लर्न करना।
तो एक और नेशनलिस्ट आए यानी देश प्रेमी आए जो बहुत अलग ख्यालात के थे फान बोईचाओ से। वो उनका नाम था जी फान चू त्रिन। वो कहते थे कि मोनार्की सबसे गलत है। वो कहते थे कि हमको फ्रेंच से एक चीज़ सीखनी चाहिए जो कि है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो कहते थे कि हमको वेस्ट से ये सीखना चाहिए कि कैसे हम मोनार्की को हटा दें और फाइनली हम लिबर्टी जैसे जो आइडियाज़ हैं वो अपने देश में लेकर आएँ, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं, एग्रीकल्चर डेवलप करें और इंडस्ट्रीज़ भी बनाएं। तो इनके ख्यालात बहुत डिफरेंट थे। अब हम लाइन लाइन पढ़ते हैं। देखो, ही वॉज इंटेंसली हॉस्टाइल टू मोनार्की। हॉस्टाइल का मतलब होता है जब आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो यू आर हॉस्टाइल टू इट, ठीक है। तो उनको वो कहते थे जो त्रिन थे उनको मोनार्की पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला था एंड अपोज टू द आइडिया ऑफ रेजिस्टिंग द फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। वो कहते थे कि आप लोग यानी कि वियतनामीज़ लोग जो है प्लीज़ आप फ्रेंच को रेजिस्ट मत करो, उनसे कुछ चीज़ें सीखो। जैसे कि हिज डिज़ायर वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो चाहते थे कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करें वियतनाम में। profoundly influenced by the democratic ideals of the West. He was very much ना उनको बहुत अच्छा लगता था कि कैसे वेस्ट जो है वो इतनी मॉडर्न है, वो इतनी डेमोक्रेटिक है, वो लोगों की सुनती है, वो किंग के बेटे को किंग नहीं बना देती है, इतनी अंधी नहीं है वो। सो ही रिजेक्टेड कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए आपको वेस्ट से नहीं सीखना चाहिए। वो कहते हैं सर नहीं, आपको सीखना चाहिए, जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से सीखो। He accepted the French revolutionary ideal of liberty but charged the French for not abiding by the ideal. वो कहते कि हमको फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से सीखना चाहिए, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई थी ना, कहते हैं हमको वो सीखना चाहिए, लेकिन हाँ उन फ्रेंच को हमारा रूलर नहीं बना देना है, ये बात किया। ही डिमांडेड दैट फ्रेंच सेट अप लीगल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलप एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं कि फ्रेंच अगर हमें रूल करेंगे तो वो लीगल यानी कि गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस बनाए, जहाँ जैसे स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, ठीक है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को इतना आगे करें कि हम वियतनाम बहुत ज़्यादा रिच कंट्री बन जाए। ये त्रिन के ख्यालात थे जो कहते थे कि हम मुझको डेमोक्रेसी में विश्वास है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसेंट एंड पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द पीपल एज अपोज टू द मोनार्की। सिंपल का मतलब, सिंपल सा मतलब होता है रिपब्लिक होता है वो देश यानी कि वो कंट्री जिसमें जो लीडर है वो इलेक्ट होता है, वो भी कुछ समय के लिए, यानी कि एक समय से 5 साल के लिए या 6 साल के लिए वो इलेक्ट हुआ है प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, उसके बाद वो हट जाएगा। इसको बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है जी। ये इनकी बुक थी द लॉस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये पढ़ते हैं। जापान में फान बोईचाओ जो ऊपर थे और त्रिन जो नीचे थे स्पेंड टाइम टुगेदर। उन्होंने अपने दे स्पेंड द टाइम टुगेदर डिस्कसिंग देयर विजन्स ऑफ वियतनामीज इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए कि वियतनाम को इंडिपेंडेंस कैसे मिलनी चाहिए और अपने डिफरेंसेस भी किए हैं। Thereafter, over more than 10 years, and he and I debated time and again. Our opinions were diametrically opposed. तो फान बोईचाओ इनमें से कहते हैं कि हाँ, इसमें से फान बोईचाओ ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत अपोजिट थे एक दूसरे के। जैसे कि ही विश्ड टू ओवरथ्रो मोनार्की। जो त्रिन थे वो कहते थे कि मोनार्की को हटा दो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेसिस फॉर द प्रमोशन ऑफ पॉपुलर राइट्स, ताकि लोगों में राइट्स आएँ। लेकिन मैं यानी कि जो फान बोईचाओ थे वो कहते थे कि मुझको क्या लगता है कि हमको इन द कॉन्ट्ररी आई maintain that first the foreign enemy should be driven out and after nation's independence was restored we could talk about other things. लेकिन चाउ कहते कि मेरा एक ख्यालात ये था कि सबसे पहले जो हमको रूल करता है यानी कि जो फ्रेंच हैं, हमको उन्हें अपने देश से निकालना चाहिए, फिर हम अपने इंटरनल मैटर्स पर डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि किसको कितने राइट्स मिलने चाहिए या ये वो, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि ही एंड आई वर परसुइंग वन एंड द सेम गोल बट आवर मीन्स वर कंसिडरेबली डिफरेंट। हिज प्लान was to raise up the people to abolish monarchy which I absolutely disagreed. तो वो कहते थे कि मैं मोनार्की चाहता था, लेकिन मैं चाहता था पहले फ्रेंच निकल जाए, ये चाहता था कि फ्रेंच रहें और पहले मोनार्की हट जाए। तो बहुत डिफरेंट इनके सोच थी, ठीक है जी। हमने पढ़ लिया ये फान बोईचाओ थे, उनकी बुक में क्या बताया, डबल लॉस के बारे में बात किया। सबसे पहले सॉवरेनिटी खो दिया और फिर टाइज खो दिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारा 5.1 अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया प्लीज़ डिस्कस कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।